नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के के राहुल गांधी। कहा यह तो तय है कि 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं बन रही। आखिरकार क्यों दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के कन्हैया कुमार। कहा बीजेपी अब गुंडों को भेजने लगी है, हार का डर इतना सता रहा है बीजेपी को। और क्यों आखिरकार दोस्तों जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर और ख़ास करके स्वाति मालीवाल के ऊपर दोस्तों हुआ बड़ा खुलासा। कैसे अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए स्वाति मालीवाल ने बुना था पूरा प्लान। और क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में नहीं आ रही है भीड़, बताएंगे कैसे बीजेपी के पर खत छोड़ गए। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले ये तय हो चुका है कि 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं बन रही। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने साफ ऐलान कर दिया कि 4 जून को बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी इस चुनाव में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। राहुल ने कहा कि फ़िलहाल पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री ने जो जनता से वादे किए थे उसमें से एक भी वादा नहीं निभाया गया। राहुल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कभी भी अपना इंटरव्यू नहीं देते हैं। वो हमेशा जो है बंद कमरे में किसी एक व्यक्ति को इंटरव्यू देते हैं और उसमें भी जनता के किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता। ना ही महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात तक नहीं करते, राहुल गांधी ने कहा। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी भविष्यवाणी राहुल गांधी ने साफ कर दी है कि 4 जून के दिन जो है यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली। मतलब साफ है कि 4 जून को एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है और इसके बाद बीजेपी की ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर हार होने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्हैया कुमार ने खोल दी पोल दोस्तों। दरअसल जिस दक्ष चौधरी ने दोस्तों तमाचा मारा है कन्हैया कुमार को, वो कोई और नहीं दोस्तों बल्कि मनोज तिवारी का, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मनोज तिवारी का पाला हुआ गुंडा है या फिर बीजेपी का एक कार्यकर्ता है। जी हाँ, अब पोल खुल गई है दोस्तों। जिस व्यक्ति ने कन्हैया कुमार के ऊपर हाथ उठाया था उसका वीडियो वायरल हो रहा है। लोग बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है तो अब गुंडे मवालियों को ऐसे भेज रही है दिल्ली में। आपको बताते चले, दरअसल जिस दक्ष चौधरी ने कन्हैया कुमार को तमाचा मारा है दोस्तों, उसके ऊपर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। पहले भी उसके ऊपर केस चल रहा है। एक बार वो एक मस्जिद में जूते पहनकर घुस गया था, जिसके बाद उसने वहाँ की मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ रहे थे उनको धमकियाँ भी दी थी कि यहाँ नमाज मत पढ़ना। और यही नहीं, इसके ऊपर कई जगहों के केस चल रहे हैं जिसमें घर वालों घुसकर धमकाता है, किसी मुस्लिम को दुकान दे देते हैं तो कोई हिंदू व्यक्ति, ऐसे कई केस हैं। यही नहीं दोस्तों, इस दक्ष चौधरी के ऊपर अब कन्हैया ने हमला बोलते हुए कहा कि साहब अगर हिम्मत है तो सीधा मुकाबला करो, गुंडे मवालियों को मत भेजो। कन्हैया कुमार ने कहा कि हम गुंडे मवालियों से नहीं डरते, हम स्वतंत्र सेनानी हैं। आप समझिए, जो लोग आज़ादी दिलाने में साथ रहे, कन्हैया कुमार ने कहा हम वो लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं आपके गुंडों से। कन्हैया कुमार ने कहा कि मेरी पॉपुलैरिटी देखकर मनोज तिवारी डर गए हैं और उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे। और दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बात सच भी है। मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मनोज तिवारी सोच रहे हैं कि कन्हैया कुमार ये चुनाव जीत जाएंगे। और अगर हवा देखी जाए दोस्तों तो साफ पता चल जाता है कि फ़िलहाल चुनाव कौन जीत रहा है। चुनाव साफ साफ कन्हैया कुमार जीत रहा है। और इस चुनाव में एक चीज़ ये भी साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल मनोज तिवारी को इस बात का भी डर लग रहा है कि अब आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, दिल्ली की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया गया। सिर्फ जीतना या फिर सांसद बनकर बैठ जाना ये काम नहीं होता। अगर जनता ने आपको वोट दिया तो उसके लिए काम भी करना पड़ता है। लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल कन्हैया कुमार ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं। और दोस्तों गुंडे मवालियों को भेजकर बीजेपी अपना ही बुरा कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा फिलहाल मुझे जेल में ठूस कर और मेरे ऊपर झूठे मामले लगाकर बीजेपी को लगता है कि केजरीवाल से जनता अलग हो जाएगी, लेकिन केजरीवाल से जनता जुड़ी हुई है। केजरीवाल ने कहा कि मेरा सिर्फ इतना ही आरोप है कि मैं जनता के लिए काम करता हूँ और जनता के लिए काम करना बीजेपी के लिए दोस्तों सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी 10 साल से सत्ता में, उसने तो कुछ किया नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने स्कूल अच्छे कर दिए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। बस यही बातें बीजेपी को भा नहीं रही हैं और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाली। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है
कि जो लोग काम करते हैं उनको जल्द से जल्द सत्ता से बाहर किया जाए, क्योंकि बीजेपी काम करना पसंद नहीं करती है। अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल पर भी बोला। केजरीवाल ने कहा कि अब जनता के सामने सच आ चुका है। दरअसल दोस्तों स्वाति मालीवाल जो केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रही हैं उनके सीएम आवास पर कि मुझे पीटा गया, वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि 2 वीडियो सामने आए दोस्तों, उसमें साफ दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल बिल्कुल सुरक्षित और सही बाहर निकली हैं। और आप समझिए दोस्तों, महिला को क्या कोई पीटता है? ऐसा होता ही नहीं है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि स्वाति मालीवाल जो थी ना दोस्तों, केजरीवाल ने उनको अपनी पार्टी में लेके ही सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि स्वाति मालीवाल दोस्तों हमेशा से बीजेपी की समर्थक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब कोई महिलाओं के ऊपर अपराध होता है तो वो बीजेपी के जब उसमें नेता इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन अगर विपक्ष के होते हैं तो वो उसमें फ़ौरन बोलती थी। यही कारण है जो स्वाति मालीवाल की एक तरीके से पोल भी खुल गई है, और यहाँ पर उनकी पोल खुलने के बाद विपक्ष जो है वो लगातार पीएम के ऊपर हमलावर हो गया। खास कर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जानबूझकर जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल आम आदमी पार्टी गलत भी नहीं है, क्योंकि जो स्वाति मालीवाल बोल रही हैं उसका कोई सबूत उनके पास नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निकाली भड़ास। प्रियंका गांधी बोली प्रधानमंत्री ने 10 साल में कुछ नहीं किया, इस बार अमेठी की जनता बदलाव चाहती है। दरअसल आपको बताते चले, इस बार दोस्तों अमेठी की जनता बदलाव चाह रही है, और ये बात खुद प्रियंका गांधी ने कही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि साफ दिखाई दे रहा है अमेठी की जनता जो है वो बीजेपी से छुटकारा चाहती है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि स्मृति ईरानी को 2019 में अच्छे खासे मतों से जिताया गया, लेकिन स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह कि 2014 में राहुल गांधी जीते थे, और उसके बाद 2019 में राहुल हार गए और स्मृति ईरानी जीत गई। लेकिन देखा जाए तो स्मृति ईरानी के जीतने के बाद बीजेपी ने अमेठी के लोगों के लिए पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। यही कारण है दोस्तों जो अब बीजेपी को अपनी सत्ता खिसकती हुई नज़र आ रही है। एक तो ये कि बीजेपी सत्ता से जाने वाली है, दूसरा ये कि अमेठी की सीट जिस पर स्मृति ईरानी लड़ती हैं चुनाव, वो सीट भी उनके हाथ से निकल रही है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बताया कि अमेठी के लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि शायद बीजेपी कुछ करेगी, लेकिन पिछले 5 सालों में जो बीजेपी ने वहाँ पर अपना रवैया अपनाया है, उससे एक चीज़ तो ये साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल अमेठी के लोगों के लिए स्मृति ईरानी ने 2019 के बाद से वहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ चुनाव जीतने के बाद से। और याद होगा आपको, एक पत्रकार ने सवाल भी पूछा था तो स्मृति ईरानी ने उस बेचारे को नौकरी से ही निकलवा दिया था, ये कहकर के देखना मैं आपके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगी। तो मतलब कोई उनसे सवाल भी नहीं पूछ सकता है। काम नहीं करते ये लोग तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर कोई सच पूछ लेता है तो उसमें भी इनको टेंशन हो जाती है। यही कारण है जो अब की बार अमेठी में केएल शर्मा का जलवा दिखाई दे रहा है। केएल शर्मा दोस्तों अमेठी की जनता से जुड़े हुए हैं, उनकी ज़मीनी वहाँ से जुड़ी हुई है, बहुत लंबे समय से वो वहाँ के अमेठी से काम कर रहा है, और यही कारण है जो अब की बार केएल शर्मा का नाम अमेठी में बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है स्मृति से। तो ये चीज़ तो साफ़ होना ही है कि स्मृति ईरानी यहाँ पर चुनाव हारती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि पूरी की पूरी बीजेपी डर गई है। उन्होंने कहा कि इस बार राहुल गांधी की इतनी सीटें आएंगी कि बीजेपी देखती रह जाएगी। अखिलेश ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पूरी बीजेपी में डर का माहौल है। अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री ने जितने भी वादे किए थे उसमें से एक भी वादा निभाया नहीं गया। ख़ास कर दोस्तों प्रधानमंत्री ने देश की जनता से कई वादे किए थे, लेकिन अगर देखा जाए तो 2010 के बाद एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। यही कारण है जो अब की बार अखिलेश यादव ने कहा कि इतना छप्पर फाड़ वोट मिलने वाला अखिलेश को कि पूरी बीजेपी डर गई है, राहुल गांधी को इतने वोट मिलेंगे। अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री का झूठ जनता के सामने आ चुका है, क्योंकि 2010 के बाद दोस्तों ये आपको भी पता है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और अगर कुछ किया होता तो लोगों को वो विकास दिखाई देता, लेकिन वो विकास दोस्तों किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, ना बीजेपी को खुद दिखाई देगा। अगर दिख रहा है तो बीजेपी बता दे कि उन्होंने क्या किया पिछले 10 सालों में, क्योंकि ये तो साफ़ हो चुका है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी की जो ख़ास कर 2014 के बाद से सरकार बनी थी, उसके बाद बीजेपी ख़ुद घेरे में शक के, क्योंकि प्रधानमंत्री को अब की बात सच बात यह है, ख़ुद को ही लग रहा है दोस्तों कि वो सत्ता से चले जाएंगे, और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। इसलिए नहीं सकता है झुटला कि अगर आप बोलोगे भी कि नहीं भैया हम तो सत्ता में आ रहा है, तो जनता बता ही देगी दोस्तों, क्योंकि 2010 का ये जो मामला था, 2014 का सॉरी, उसके बाद से ही पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के ऊपर कई सवाल उठे, जैसे बेरोज़गारी हुई, महंगाई हुई, गरीबी हुई, इन चीज़ों पर सरकार घिरी हुई है।
आपको बता दें चले दोस्तों, विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। कहा विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना और गुंडे मवालियों को भेजना ये बीजेपी की पुरानी आदत। दरअसल दोस्तों, जिस दक्ष चौधरी ने कन्हैया कुमार के ऊपर हाथ उठाया, जिसने कन्हैया कुमार को आप समझिए खुलेआम थप्पड़ मारा और दिल्ली पुलिस देखती रही दोस्तों। अब आप समझिए, अगर पुलिस ही खड़े हुए तमाशा देखती रहे तो फिर दोस्तों पुलिस पर सवाल क्यों ना उठे, क्योंकि सवाल ये जो पुलिस है ये बीजेपी की है दोस्तों। और बीजेपी की पुलिस के ऊपर सवाल इसलिए उठ रहा है कि भैया जब कन्हैया कुमार के ऊपर हमला हो रहा था तो वहाँ पर वो लोग खड़े हुए सब लोग देख रहे थे। बाकायदा समर्थकों ने कन्हैया कुमार को सपोर्ट किया, मतलब बचाया एक तरीके से। अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, खास करके कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी की गुंडागर्दी सामने आ गई है, उसको मनोज तिवारी की हार सामने दिख रही है बीजेपी को, इसलिए कन्हैया के ऊपर हमले करवा रहा है। दक्ष चौधरी नाम का दोस्तों ये जो व्यक्ति है ये बीजेपी का साथी तो है ही, लेकिन दोस्तों ये भी उन्हीं में से एक है जो हिंदू सपोर्टर माने जाते हैं। और दोस्तों आप समझिए, ये हिंदू सपोर्टरों में से एक तो है ही, लेकिन इसके ऊपर वही आरोप हैं जो हिंदू मुस्लिम करने के दूसरे नेताओं के ऊपर भी लगे हुए हैं। इसने कई मस्जिदों में कई बार घुसकर उत्पात मचाया है, कईयों के घर में उत्पात मचाया है दोस्तों इस दक्ष चौधरी ने। और सबसे बड़ी बात, कभी गनों के साथ नज़र आता है तो कभी बीजेपी नेताओं के साथ नज़र आता है। दोस्तों आप समझिए, बीजेपी ये सब कुछ करके उल्टा अपना ही नुकसान कर रही है। जाहिर सी बात है, जनता साफ समझ जाएगी कि अरे इनको डर लग रहा है, जब तो गुंडे मवाली भेज रहे हैं कन्हैया को रोकने के लिए। और मैं तो बार बार इस चीज़ को दोहराऊंगा कि कन्हैया कुमार दोस्तों इस देश के एक बहुत ही अच्छे नेता हैं। कन्हैया कुमार को जीत मिलना चाहिए, क्योंकि कन्हैया कुमार दोस्तों जीतने लायक हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि पूरी की पूरी बीजेपी कन्हैया से डर चुकी है, इसीलिए कन्हैया कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। कन्हैया ने भी साफ कहा है कि वो लड़ते रहेंगे, लेकिन डरने वालों में से वो नहीं है। कन्हैया कुमार ने सरकार के ऊपर सवाल भी उठाया, उन्होंने कहा कि जीत नहीं पा रहा है तो बेईमानी पर उतर आई है बीजेपी, गुंडे मवालियों को भेज रही है। लेकिन ये बात दोस्तों कितनी सही है कितनी गलत, इसका फैसला आप कीजिए, क्योंकि अब तो तस्वीरें भी आ गई हैं मनोज तिवारी के साथ। वो दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति किस तरीके से मनोज की सभा में बैठा हुआ, और मनोज तिवारी ने ही उसको भेजा है दोस्तों, वरना इन लोग इतनी वो हो ही नहीं सकती हिम्मत कि बंदा खुद आ जाए दोस्तों। आप समझिए, 2 लोगों को भेजा गया बकायदा। और आने वाले समय में आपको बता भी दूँ, बीजेपी इनको भी नेता बनाएगी। जो लोग गुंडा मवालीपन करते हैं बीजेपी उनका सम्मान करती है। याद होगा केजरीवाल के जिन लोगों ने घर तोड़ा था, कैमरे तोड़ दिए थे और गेट तोड़ दिया था, बीजेपी ने उनको फूल माला पहनाकर सम्मानित किया था। मतलब जो लोग दूसरों के घर में घुसकर गुंडागर्दी करते हैं उनको बीजेपी सपोर्ट करती है और उनको बाद में आगे जाकर बड़े बड़े पद दे देती है। आप देख लीजिए, गोली मारो साले गद्दारों को अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को आज खेल मंत्री बना दिया है, जो खुलेआम नफरती भाषण देते थे। क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद ही वहीं से उठ के आए दोस्तों, उसी जगह से। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि जिस कचरे में से गंदगी निकले वो कचरे को हमेशा कचरा ही पसंद आता है। इस बात में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। जो कोई कचरा होता है ना दोस्तों, उसको कचरा ही पसंद आएगा। जैसे बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं उन्हें कचरे में रहना ही अच्छा लगता है, साफ़ सफाई कर दो उसमें नहीं रह पाते वो, बस ऐसे ही उनका भी काम है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इसके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि भैया कि आप गुंडागर्दी से राजनीति करेगी बीजेपी? सवाल वही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हो गया। असदुद्दीन ओवैसी बोले धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद कर दे बीजेपी। दरअसल ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर सवाल उठा दिए। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि आखिरकार धर्म के नाम पर कब तक राजनीति करेगी। ओवैसी ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म का प्रधानमंत्री बन चुका है, वो सिर्फ हिंदुत्व को सपोर्ट करता है। यही नहीं, ओवैसी ने सवाल उठाए कि जो बीजेपी आज हिंदू मुसलमान कर रही है वो मुसलमानों से वोट मांगती है। कभी कहती है कि मुस्लिम हमारी बहनें, ख़ुद प्रधानमंत्री कहते हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों ये बयान भी देते हैं कि ये आपके अगर 2 घर हैं तो एक घर ज़्यादा बच्चे वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे। मतलब इस तरीके की जो बयानबाजी है ख़ास कर हिंदू मुसलमान वाली है। और इसी बयानबाजी के ऊपर ओवैसी ने भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है लोग कुछ समझ नहीं पा रहा है, लेकिन लोगों को सब समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो एक चीज़ दोस्तों साफ दिखाई देती है कि बीजेपी जहां अपनी हार देखती है वहां वो हिंदू मुसलमान शुरू कर देती है, और ये बीजेपी की असलियत है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, बीजेपी को साफ साफ दिखाई देता है। बीजेपी को सब पता है दोस्तों कि आखिरकार क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इसीलिए विपक्ष ने भड़ास निकाली है और ये भी कहा है कि फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी डर चुकी है। ख़ास करके हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ों को दोस्तों बीजेपी बढ़ावा दे रही है।
और जो लोग इन लोगों का सपोर्ट करते हैं दोस्तों वो भी वही चाहते हैं, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू मुसलमान पर बिलीव करते हैं। और मैं ऐसे लोगों से दोस्तों बहुत चिढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर कुछ भी तय करना है गलत है। आप देख लीजिए अभी आरक्षण पर चल रहा था कि उस पर भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो शरद पवार ने लपेटे में ले लिया कि भैया जो आरक्षण है उस पर भी आप हिंदू मुस्लिम करो। और ख़ास करके कभी भी बजट दोस्तों हिंदू मुसलमान पर पेश नहीं होता, लेकिन बीजेपी ये भी करने जा रही है, जिसके ऊपर शरद पवार भड़क गए थे और इसी को लेकर ओवैसी ने भी भड़ास निकाली है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी, कहा फिलहाल झोला उठा लीजिए 4 जून करीब आ रही है। राहुल गांधी ने कहा यह तो तय है कि बीजेपी को 180 और 200 सीट से ज़्यादा नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लिख के दे देता हूं, प्रधानमंत्री इस बार इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल ने यह भी बताया कि उनका मैनिफेस्टो क्रांतिकारी है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे क्रांतिकारी मैनिफेस्टो पे कई इल्ज़ाम लगाए कि हमारा मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग है या फिर कुछ और है। उन्होंने कहा, राहुल ने कहा कि हमने बहुत सोचा तब कहीं जाकर जो ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, और बीजेपी दोस्तों उस पर झूठ फैला रही है। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी कुछ भी कहती रहे, हमने जो जनता के लिए मैनिफेस्टो बनाया है वो उन्हें देखकर ही बनाया है, और ख़ास कर जनता को सपोर्ट भी करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इस चीज़ पर बीजेपी चाहे कितना ही बचे या फिर वो झूठ फैलाती रहे, विपक्ष को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। विपक्ष को पता है कि वो क्या कर रहा है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, लेकिन राहुल गांधी ने एक बात साफ कह दी कि 4 जून को ये सत्ता बदलने वाली है, और 4 जून को इस देश का दोस्तों नए प्रधानमंत्री ऑब्वियसली राहुल गांधी होंगे। हालांकि कांग्रेस या पूरा इंडिया गठबंधन इस बात को अभी नहीं कह रहा है, लेकिन ये चीज़ साफ़ है दोस्तों कि इन सब में सबसे ख़ास करके राहुल गांधी जो बहुत मेहनती हैं। हालांकि सारे नेता मेहनती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो उन्हें पीएम बनने का उम्मीदवार बनाती है, और बनना भी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के भव्य पीएम बनेंगे। और मुझे लगता है आने वाले समय में राहुल गांधी के कामों को लोग पसंद करेंगे, वो देश के पीएम बनते हैं। तो आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री के ऊपर आग बबूला होगा उद्धव ठाकरे। दरअसल दोस्तों जेपी नड्डा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने वो कहने लगे अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी खुद इतनी सक्षम है कि वो सरकार बना सकती है। जिसके ऊपर उद्धव ठाकरे ने ताना कसते हुए कहा कि अब आरएसएस की कुर्सी ख़तरे में है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी जो हमारा कह रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो बुलडोज़र चलवा देंगे राम मंदिर पर, ये बीजेपी की नफ़रत है जो वो फैला रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फ़िलहाल हम तो वो लोग हैं जिसने बाबरी मस्जिद के टाइम पर खुलेआम बोला था कि हम भी इसमें शामिल थे, लेकिन बीजेपी वाले डरते हैं सच बोलने से। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल बीजेपी नफ़रत फैलाती है, हम नफ़रत नहीं फैलाते। मुस्लिम वोटर भी हमारा साथ देते हैं, उन्हें पता है कि हमारा बीजेपी की तरह कठोर हिंदुत्व नहीं है, हम हिंदू हैं लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि फ़िलहाल जिन्होंने उनको धोखा दिया है वो उनको भूले नहीं हैं। यानी कि दोस्तों एकनाथ शिंदे अभी भी उद्धव ठाकरे के निशाने पर हैं। जिस दिन मौका मिल गया दोस्तों उस दिन उद्धव ठाकरे खेल कर देंगे, और ये साफ़ हो जाएगा दोस्तों कि फ़िलहाल आने वाला समय काफ़ी कुछ बदल देगा। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के तेजस्वी यादव, कहा चुपचाप इस बार दोस्तों आरजेडी की सरकार, जी चुपचाप लाइटिन का बटन दबाना है। इस तरीके से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव ने साफ साफ प्रचार किया आरजेडी का। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में दोस्तों जो यहाँ पर बिहार में सरकार बनने जा रही है आरजेडी की। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने यहाँ पर सरकार को घेरे में भी ले लिया, और तेजस्वी ने वादा किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी वो तमाम वादे जो मैनिफेस्टो में लिखे गए हैं या फिर दोस्तों जो वादे हमने किए हैं वो तमाम वादों को हम पूरा करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि फ़िलहाल हमारा मैनिफेस्टो क्रांतिकारी है और इसीलिए पूरी बीजेपी इस मैनिफेस्टो से डरी हुई है। लेकिन दोस्तों ये मैनिफेस्टो कितने काम का है ये सब देख रहे हैं, और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को इस मैनिफेस्टो से डर लग रहा है। तो आने वाला समय दोस्तों विपक्ष के लिए ज़ोरदार होगा, बीजेपी के लिए ख़तरनाक होगा, और आगे क्या क्या होगा यह तो आपको आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि बीजेपी वाकई में इस मैनिफेस्टो से बहुत डरी हुई है, क्योंकि जब राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो पेश किया था तब से बीजेपी इसको जो है मुस्लिम लीग बता रही है। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक